कैसे हो दोस्तों। कौन सी कंट्री सबसे ताकतवर कंट्री है? कौन सी कंट्री दुनिया की सुपर पावर है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने में अगर आपको मुश्किल होती है तो जरा सोच कर देखो। इस कंट्री की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। किस कंट्री के पास 20 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का जीडीपी है? इस कंट्री की कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। किस कंट्री की फिल्मों ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है? किस कंट्री ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस जीते हैं? कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं? किस कंट्री के पास दुनिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है? इन सारे सवालों का जवाब है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना? इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री बन गई इनकी? इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये चार्ट यहाँ पर दिखाता है दोस्तों पिछले 2000 सालों की हिस्ट्री। दुनिया की जीडीपी में किस कंट्री की कितनी परसेंट कंट्रीब्यूशन रही है। आप देखोगे कि सब कॉन्टिनेंट और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड सब कॉन्टिनेंट और चाइना के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1900s के बाद ही पिछले 100 सालों में अचानक से यूएसए ने अपना डोमिनेंस दिखाया और दुनिया के जीडीपी में इतना बड़ा शेयर ले लिया। कैसे पॉसिबल हो पाया ये? हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। साल 1492 की बात है कि इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के अराउंड में कुछ आइलैंड्स की डिस्कवरी की और इसी के बाद से यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला और अमेरिका की कॉलोनाइजेशन की स्टार्ट हुई। इस टाइम अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स थे। स्पेन ने मोस्टली साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किया जिसे आज के दिन लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यही रीजन है कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन स्टेट्स में स्पेनिश बोली जाती है। ब्रिटेन ने अराउंड 1600 में अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी बसाई। फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की। स्टार्ट में यही तीन मेन पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया। इसके बाद आने वाले सालों में अमेरिका में रहने वाले नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन 80 to 90% खत्म होगी। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी रीजंस ये है कि जो यूरोपियंस लोग डिजीज अपने साथ लेकर आए थे। इसके कई सालों बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन रेवोल्यूशनरी ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया ब्रिटिश से। अमेरिका एक नई कंट्री बन गया और यहाँ पर जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम 1856 के बाद आते हैं। ये सब एक लंबी कहानी है क्योंकि अगर आप चार्ट में भी देखोगे तो अमेरिका का जो सा ग्राफ है वो 1850 के बाद ही ऊपर उठना शुरू हुआ। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश, फ्रांस और स्पेन दुनिया की कई कंट्रीज पर, कई टेरिटरी पर अपना कब्जा कर कर बैठे हुए थे। सब कॉन्टिनेंट भी ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी। ऐसे में यूएसए जो कंट्री था वो ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। कोई भी नया कंट्री जो सोच रहा था कि मुझे यूएस के साथ जुड़ना चाहिए या फिर ये ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन या इनके राज के अंदर रहना चाहिए, तो वो यूएस से जुड़ना पसंद करते क्योंकि यूएस के साथ जुड़ने से उनको वही डेमोक्रेसी, वही फ्री राइट्स मिलते जो ऑलरेडी यूएस में काफ़ी स्टेट्स को मिल चुके थे। यही रीज़न है कि फ्लोरिडा, ओहायो और इलिनॉइस जैसी स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जुड़ जाएंगे इंस्टेड ऑफ कि वो किसी स्पेनिश राज या ब्रिटिश राज के नीचे एक कॉलोनी बनकर रह जाए। 1836 में टेक्सास एक स्टेट थी जिसने आज़ादी पाई मैक्सिको से, लेकिन मैक्सिको उनको फिर भी इतना तंग कर रहा था कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी जुड़ जाते हैं यूएस के साथ। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक स्टेट यूएस के साथ जुड़ती गई। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा बनता गया। हर स्टेट का यूएस के साथ जुड़ने के पीछे अपना ही एक रीजन था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका एक बहुत ही भोला भाला कंट्री था। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जरूर था अमेरिका, लेकिन उनकी भी इंटेंशंस थी कि जितनी ज्यादा अपनी टेरिटरी को बड़ा कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। इसी रीजन की वजह से 1876 में अलास्का की जो टेरिटरी थी वो अमेरिका ने रशिया से खरीद ली एट द प्राइस ऑफ $7.2 मिलियन। ऐसे ही एक हवाई की स्टेट है, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है। आप सोचोगे कि आज के दिन एक ऐसी टेरिटरी जो इतनी दूर है यूएसए से, ऐसे यूएसए का पार्ट हो सकती है क्योंकि यूएसए ने इस पर कब्जा किया। 1898 में यूएसए ने किंगडम ऑफ हवाई को ओवरथ्रो कर दिया और इसकी टेरिटरी को भी ऑक्युपाइड कर लिया। कहने के लिए यूएसए कॉलोनाइजर नहीं था ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की तरह, लेकिन इसका बिहेवियर भी उन्हीं जैसा ही था। कुछ जगहों के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्यूर्टो रिको, ग्वाम्स और फिलीपींस के जो एरियाज थे उन्हें भी यूएसए की तरफ से एनेक्स्ड किया गया 1898 में बाय द यूएस प्रेसिडेंट विलियम मैकलेन की तरफ से। यूएसए ने $20 मिलियन दिए स्पेन को फिलीपींस अपने अंदर लेने के लिए। लेकिन आज के दिन फिलीपींस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है क्योंकि 1946 में फिलीपींस को इंडिपेंडेंस मिल गया था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो सारा का सारा पैसा बेकार।
1900 तक यूएसए एक बहुत ही बड़ा कंट्री बन चुका था। एरो टेरिटरी यूएसए के पास थी। तो जाहिर सी बात है, जितना बड़ी कंट्री आपकी होगी उतनी ही बड़ी इकोनॉमी होगी और उतना ही बड़ा जीडीपी होगा। यही रीजन है कि ग्राफ में आप देखोगे कि यूएसए काफी बड़ा शेयर ऑक्यूपाई कर चुका है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असल जादू होता है 1900 और 1950 के बीच में। याद है आपको क्या हुआ था इन 50 सालों में? दुनिया में 2 वर्ल्ड वार्स हुई थी। दोनों वर्ल्ड वार्स कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और यूएसए दूर साइड पर बैठा हुआ था। हालांकि यूएस ने भी पार्टिसिपेट किया था इन वर्ल्ड वॉर्स में। ये हथियार सप्लाई किए थे इन कंट्रीज को। यूएसए की जमीन पर लड़ाई नहीं हुई थी। हालांकि बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स शहीद जरूर हुए थे, लेकिन इकोनॉमिकली यूएसए को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट यूएसए इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने प्रॉफिट कमाया इन दोनों वर्ल्ड वॉर से। इतने हथियार उन्होंने बेचे जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को। ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहे। यूके, जर्मनी, फ्रांस, इनके अंदर पूरी तबाही मची थी। ऐसा नहीं है कि यूएस ने कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है इन सारी तबाही से। बस ये एक चांस की बात थी कि यूएस इकोनॉमिकली प्रॉफिट में रहा इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में। बात क्या थी कि जब यूरोपियन कंट्रीज में जंग लगी तो यूरोपियन लोगों को लगा कि हमारी करेंसीज का तो सत्यानाश होने लगा है, हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि अपना पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर काफी स्टेबल करेंसी है और अमेरिकन भी, यूएस भी काफी स्टेबल रहा है इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान। बहुत सारे लोगों ने जाकर यूएस डॉलर खरीदा, जिससे यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी स्टेज पर थी, 44 अलाइड कंट्रीज साथ में आई और इन्होंने डिसाइड किया हम अपनी करेंसीज को स्टेबल रखने के लिए हम अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर देंगे और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक्ड रहेगा। अलाइड कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर जीती और इसी तरह से यूएस डॉलर दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन गया। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। इस सिलसिले में अमेरिका ने बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन की। ऐसे में एक थी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे 23 कंट्रीज की तरफ से फाउंड किया गया। इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपनी ट्रेड के बीच में जो बैरियर्स है उनको हटा देंगे। इसका मतलब ये था कि हम इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। यही चीज बाद में जाकर WTO में बन गई। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर निकली और यहाँ से स्टार्ट हुई कोल्ड वॉर। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में जो सी जंग है उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये एक आइडियोलॉजिकली वॉर थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। इन कंट्रीज ने डायरेक्ट लड़ने के बजाय आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी वॉर खेली। मतलब कि अपनी कंट्रीज में नहीं लड़ेंगे बल्कि किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर एक दूसरे से लड़ेंगे। जिन जिन कंट्रीज में यूएसए को लगता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैल रही है, वो जाकर उन कंट्रीज में हुकूमतों को गिरा देते थे। कभी ओपोजिशन की फंडिंग करके, कभी टेररिस्ट की फंडिंग करके, कभी डायरेक्टली असैसिनेट करके रेवोल्यूशनरी को। जैसे बोलिनियव कू के 1964 में चे गुरेवारा को CIA ने एग्जीक्यूट किया। ऑपरेशन साइक्लोन में अफगानिस्तान में जाकर तालिबान मुजाहिदीन की फंडिंग की कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस रोका जा सके। उसी की वजह से यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स की भी स्टार्ट हुई और ऐसे ही कहानियां सुनने को मिली। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, डोमिनिकन रिपब्लिक, सारे कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की वजह से सारी कंट्रीज डायरेक्टली डिपेंडेंट बन गई यूएसए पर। इस वजह से अमेरिका और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। यही रीजन है कि आज के दिन 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस अमेरिका में। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका को ये सब अचीव करने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा मिलिट्री पर। इसी वजह से आज के दिन अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा क्यों। 1949 में अमेरिका ने नेटो अलायंस बनाई यूरोपियन कंट्रीज के साथ सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। ये नेटो अलायंस आज के दिन तक एग्जिस्ट करती है। इसी की वजह से ही अमेरिका हमेशा से कोऑपरेटिव रहा है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ और ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका पे डिपेंडेंट रही इतने सालों तक, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमीज काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अमेरिका काफी ज्यादा पावरफुल निकला था। सारी बुरी चीजों की वजह से पूरी कंट्री को ब्लेम करना सही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ढेरों प्रेसिडेंट्स आए थे अमेरिका में और इनमें से कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे जो मिलिट्री पावर पर प्रमोट करते थे, जैसे कि रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे जो पीसफुल अलायंस बनाने पर फोकस करते थे, उनका मिलिट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कोल्ड वॉर के टाइम दुनिया का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था
ऑलमोस्ट हर एक कंट्री या तो अमेरिका के साथ थी या सोवियत यूनियन के साथ थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, या तो सारे देश इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। इससे ये दोनों ही कंट्रीज और ज्यादा पावरफुल बन गई और ये दोनों कंट्रीज सुपर पावर बन गई। 1919 के बाद जब सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया तो ऑब्वियसली उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर कंट्री रह गया था पूरी दुनिया में, और वो था अमेरिका। ये सब रीजन तो जियो पोलिटिकल थी, लेकिन अमेरिका के कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से उसने अमेरिका को इतना पावरफुल बनाया। जैसे कि टैलेंट, क्योंकि अमेरिका हमेशा टैलेंटेड इमिग्रेंट्स को हमेशा अट्रैक्ट करता था। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका में आकर सक्सेसफुल बना। एलन मास्क वो एक साउथ अफ्रीका से था और अमेरिका में आकर वो कितना कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो हमेशा टैलेंट को, इनोवेशंस को प्रमोट करता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। पीस आउट।